नमस्ते गुरुजी। गुरुजी महाराज और आप जी की आगे सारी साथ संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बेहद शुक्राना गुरुजी महाराज आपका कि आपने एक और मौका दिया अपनी बढ़ियाई करवाने का, सत्संग शेयर करने का। हमारे कोई औकात नहीं प्रभु कि हम आपके आगे अपनी जुबान भी चला सकते हैं। इसलिए प्रभु मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ गुरुजी महाराज कि आप हमारी जगह पर विराजमान होकर आप वो शेयर करवाएं जो आप चाहते हैं, वो ब्लेसिंग्स जो आपने हम सब पर निछावर की है, उसमें से जो भी आप सुनवाना चाहें प्रभु अपनी जुबान से अपनी संगत तक पहुंचाएं। शुक्राना गुरुजी महाराज, बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे मालिक। पंकज जी, मेरा घर भाटी माइंस में है, जो कि आप सब जानते होंगे कि ये जो बड़े मंदिर है वो भाटी माइंस का ही एरिया है, जहाँ पे इतना पावन पवित्र मंदिर स्थापित है। वहां से करीब करीब 1 किलोमीटर के आसपास ही गुरु महाराज जी के पास वो घर मालिक ने बख्शी हुई है। मैं दुबई में जॉब करता था उस टाइम। 2015 में पहली बार मेरा बड़े मंदिर जाना हुआ था, और वो भी ऐसे कि जब मैं 2015 पे छुट्टी पे गया हुआ था वापस इंडिया में था, तो शाम के टाइम पे अपने एक दोस्त से मैं जनरल से बातें करते करते मेरे मन में एक बात आई कि इस तरफ अगर आप देखो तो बहुत सारे आश्रम हैं, बहुत सारे गुरु हैं। तो एक और नाम जुड़ गया, क्योंकि आए दिन मैं देखता था गुरुजी का आश्रम, गुरुजी का आश्रम। जो गाड़ियां आती थी उनमें स्टिकर्स लगे हुए होते थे पीछे, जय गुरु जी करके, गुरु जी करके। तो एक क्यूरियोसिटी सी आई, मैंने अपने दोस्त से पूछा, मैंने कहा यार ये गुरु जी कौन है? तो उसने जो मुझे जवाब दिया, मैं एग्जैक्टली सेम सेम बताना चाहूंगा कि कोई शिव जी के बड़े भगत थे, अब उन्होंने समाधि ले ली है। बताते हैं कि अगर इस मंदिर में 4 बार जाओ तो तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, ऐसा उसने कहा था। सो मेरे मन में एक बात सी आई कि चलो 4 बार जाने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, हम तो जीवन भर भटकते रहते हैं, कहीं कुछ होता नहीं है, जैसे हम सबकी प्रवृत्ति है। तो मैंने कहा चलो 4 बार ठीक है, 4 साल में 4 बार चला जाऊंगा, आज ही चलते हैं पहली बार। नॉर्मली मैं शाम के टाइम पे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद करता था। उस दिन कुछ ऐसा था कि हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो छुट्टी थी तो मुझे टाइम पास करना था। तो घर आया, मेरे 2 बच्चे हैं, दे आर ट्विंस। उन दोनों को मैंने लिया, क्यों पता नहीं, और मेरे दोस्त के साथ हम चारों बड़े मंदिर चले गए। जब बड़े मंदिर गए तो जैसे ही दरबार में मतलब कदम रखा, तो सबसे पहले आप देखते हो कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो गुरु महाराज जी का स्वरूप लगा हुआ है पिंक चोले में, वो मुझे सबसे पहले दिखा। तो मैंने बड़े ध्यान से देखा, तो एकदम से ऐसा ही प्रतीत हुआ कि जैसे ये भी हमारे और आपके जैसे ही कोई इंसान रहे होंगे, जो कि इन्होंने भक्ति इतनी ज्यादा की है कि ये परमात्मा का रूप हो गए। इनके पास वो सिद्धियां आ गई होंगी कि अपने आशीर्वाद से सबका कल्याण करते हैं। मैं हमेशा से ही माता रानी और भगवान भोले शंकर का भगत रहा हूँ। तो मुझे लगा कि भाई भगवान के भगत की पूजा करने से अच्छा है भगवान की पूजा करो। ये जो भगत बने हैं भगवान की पूजा करके ही भगत बने हैं इतने बड़े, मैं इनकी पूजा क्यों करूंगा? मुझे करना है तो मैं भगवान की करूंगा। तो मैं गद्दे के पास गया, जैसे सब मत्था टेक रहे थे तो मैं मन ही मन कह भी रहा था, यार सब पागल हैं क्या यहाँ पे? साथ में भगवान भोले शंकर की प्रतिमा है, ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा, और ये उनके भगत, प्रभु के आगे उनके भगत कितनी आओ भगत। मैंने कहा पता नहीं कहाँ दुनिया जा रही है, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। तो मैं भगवान भोले शंकर की प्रतिमा के आगे, जो कि साक्षात विराजमान है गुरु जी महाराज, उनके आगे मैं जाकर मत्था टेका, और उनसे मैंने यही कहा कि प्रभु आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे इष्ट देव हैं, आप ही परमात्मा हैं, आपके अलावा मैं किसी और को मत्था नहीं टेक सकता। गुरु जी से शायद मन में ये बोला कि आप जब तक मुझे अपनी पहचान नहीं कराएंगे, मैं आपको नहीं जानता, मैं आपको नहीं जानता कि आप कौन हैं, अपनी पहचान करो। फिर वहां से निकल गया और मुझे लगा कि शायद ये जगह मेरे लिए नहीं है। पर जैसे ही निकला तो कहते हैं गुरु जी महाराज ने जब बुलाया था तो किसी कारण से बुलाया था, वो ऐसे कैसे जाने देते। मैं सोचा था मैं बाहर चला जाऊं, जब ही मंत्र जाप चला, मंत्र जाप चलते ही वहां पे जो भी संगत थी, हम सबको टेंट की तरफ, अगर आप कॉरिडोर से लेफ्ट हैंड साइड में जो आप
अभी गार्डन देखते हैं ना, वहाँ पे पहले टेंट लगा हुआ होता था और वहीं पे लंगर प्रसाद होते थे। सो वहीं पे मैं बैठ गया और सब वहाँ पे भेजा गया, वहाँ पे बैठ गए। लंगर प्रसाद सर्व हुआ, हमने लंगर प्रसाद लिए, घर आ गए। 2 दिन बाद मुझे अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल जाना था, जिसका पिछले 5 सालों से इलाज चल रहा था। उसके चेहरे पे पैरालाइज का अटैक आया करता था, मिर्गी से कहते हैं। तो डॉक्टर बताते थे कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये इस समय रहते बढ़ता जाएगा और आगे जाके बच्चा पागल हो जाएगा। ये इसी तरह से इसका जीवन होता है, इस रोग का कोई इलाज नहीं है। सुनकर बड़ा अजीब सा लगा था जब पहली बार हम गए थे तो, बट जो कुछ भी सामने था वी एक्सेप्टेड एज हिज ग्रेस, हिज विल। पर जो एक कहते हैं कि हमारा फर्ज है डॉक्टर के पास जाना, इलाज करवाना, चेक करवाना, तो वो हम अपनी बस सेवा गुरु महाराज की कृपा से सब कुछ कर रहे थे। तो जब उस दिन बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद लेने के बाद जब हम 2 दिन बाद जब बच्चे को लेकर गए हॉस्पिटल, तो उस टाइम वहां पहुंचने पे पता चला कि वो डॉक्टर साहब अब नहीं रहे जो इसका इलाज करते थे। तो हमने हॉस्पिटल चेंज किए, दूसरे हॉस्पिटल में गए, तो वहां पे जाकर उन्होंने बताया कि जिस डॉक्टर के पास से आप आ रहे हैं, इनके पेशेंट को मैं टच नहीं कर सकता, क्योंकि ये इंडिया के नंबर 1 न्यूरोलॉजिस्ट में से एक, ये हमारे फादर समान है। बट अब चूंकि वो नहीं रहे हैं, तो ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं इस बच्चे को देखूं। और उन्होंने सारे पुराने रिपोर्ट्स देखे एंड देखकर उन्होंने ये बताया कि जो दवाई चल रही है वो बिल्कुल ठीक है। 3 साल का कोर्स होता है, 5 साल हो गया है, लेकर जाओ, दवाई कंटिन्यू रखो, अगले साल आ जाना। वहां से फिर कोर्स चेंज में क्या क्या होना है ये हम देख लेंगे। तो मैंने बोला कि डॉक्टर साहब, मैं बाहर रहता हूँ एंड अच्छा होगा कि आप बच्चे को इसका रिपोर्ट वगैरह मतलब टेस्ट के लिए आप लिख के दे दें, तो हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, अब जैसा है वैसा है, पिछले 5 सालों से जो भी रिकॉर्ड है सर मैं देख ही रहा हूँ ना, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं, अगले साल। तो इस टाइम मैंने बोला कि अंकल, डॉक्टर साहब मैं बाहर रहता हूँ। तब उन्होंने बोला कि ठीक है जी, इतना ही पैसा है तो जाओ, रिपोर्ट बनवा के ले आओ, चेक करवा के ले आओ। तो मैं बच्चे का MRI और EEG करवा के लेकर गया। जब 3-4 दिन बाद वहां पे पहुंचा तो उन्होंने रिपोर्ट देखे और बताया कि जी ये किसी गलत बच्चे का रिपोर्ट दे दिया है, आप इस बच्चे का रिपोर्ट लेकर आओ। मैं भी MRI सेंटर गया वापस, मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा कि अगर गलत बच्चे का रिपोर्ट होता तो कोई 2 रिपोर्ट गलत होते, कोई दूसरा बंदा भी हमारे पास आता, दूसरा पेशेंट भी आता, और कोई आया नहीं है। फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से तसल्ली कर ली और बताया कि नहीं जी इसी बच्चे का रिपोर्ट है, आप डॉक्टर साहब से जाकर बोलिए कि इसी के आधार पे अपना टेस्ट करेंगे, जो भी है। तो वापस गया वहां पे, जब उनको बताया तो वो काफी देर तक वो देखते रहे, स्कैन वगैरह जो कुछ भी था सब देखकर उनको उन्होंने मेरे से यही कहा कि सपोज जी अगर इसी बच्चे का रिपोर्ट है तो आपका बच्चा क्योर हो चुका है। कैसे, मुझे नहीं पता, इस दवाई से इसको कुछ नहीं हुआ, ये इसका इलाज नहीं है, इस रोग का आज तक कभी कोई इलाज नहीं हुआ, पर ये कैसे क्योर हुआ ये मैं नहीं कर सकता। तो दवाई से तो नहीं हुआ, डॉक्टर ने तो नहीं कहा। अब बहुत ही जल्दी धीरे धीरे के डोजेस कम हो जाएंगे एंड ये बच्चा नॉर्मल हो जाएगा, तो हम दवाई भी बंद हो जाएगी कुछ महीनों में। तो सुनकर को कुछ अजीब सा लगा कि यार ये कैसे हो सकता है, बट परमात्मा की मेहर जो उन्होंने दी, कृपा उनकी। संगत जी, मुझे पता नहीं चला कि आखिर ये हुआ कैसे। मैं अपनी दुनिया में मस्त दुबई वापस गया। जब इस बार मैं दुबई गया तो मेरे जीवन में बदलाव आने शुरू हो चुके थे, और वो बहुत ही बेहतर तरीके से। मतलब कहते हैं ना, से दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की, वो चीज होना शुरू हो गया था। फाइनेंशियली, मटेरियलिस्टिक, जिसे जिसकी इच्छा हम सबको होती है। जब तक हम अज्ञानी होते हैं, यस, हम उन्हीं चीजों के पीछे भागते हैं, एंड दैट वाज आई वाज वन ऑफ देम। तो कंपनी बदली हमने, बहुत अच्छे ऑफर आए, हर तरह से परमात्मा की मेहर बरस रही थी पैसों से। एंड मैं उसे अपनी तरक्की समझ रहा था, एंड इन चीज़ों के बीच मैं ऐसा उलझता चला गया, ऐसा उलझता चला गया कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, इस तरह से करके चले गए। उस मल्टीप्लाई के चक्कर में गुरु महाराज की कृपा थी कि उस मल्टीप्लाई में मैं पड़ गया। 2017
कि 16 जनवरी को गुरु महाराज की कृपा से मुझे एक इवेंट में जाना था। इवेंट 13 या 14 तारीख से चल रहा था। पर 16 तारीख को ऐसा कुछ हुआ कि क्लाइंट ने बोला कि सुबोध जी बाहर एक सामान है, एक काम है वहाँ पे जिससे हमने वो करवाए हैं, उसमें ठीक करानी है, अगर आप देख लोगे तो अच्छा लगेगा, तो ठीक हो जाएगा, तो आप प्लीज एक बार चेक चेक कर लो। तो मैंने कहा कि जी अगर मैं बाहर गया तो मैं अंदर नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरे पास पास नहीं है। तो उन्होंने कहा ये पास की कौन सी बड़ी बात कह दी आपने, और उसने अपने बॉस का पास मुझे दे दिया जिसपे उनके फोटो लगे हुए थे। एंड ही यूज्ड टू बी टर्कीज एम्बेसडर। एंड वो पास मैंने अपने गले में डाल लिया। हम बाहर गए। एंड उनका जो काम था एक्चुअली वो सर्कल के अंदर ही था, पर उन्हें पता नहीं था। जब मैंने उनको बताया कि वो तो अंदर ही है, तो जब हम फिर से वापस आए, सिक्योरिटी को इन किया, तो वहीं पे एक जेंटलमैन आए मेरे आगे। लोग जो लोकल थे वहाँ के, लोकल आबू धाबी के। एंड उन्होंने मेरे पास को देखकर बोला कि जी ये आपकी आईडी नहीं है, ये आपका पास नहीं है। तो मैंने बस इतना ही बोला कि हाँ अंकल ये मेरा पास नहीं है। एंड इतने में क्लाइंट जो मेरे साथ थे उन्होंने आगे उनसे बातें करनी शुरू कर दी। उन्होंने बोला कि जी इसको ये पास मैंने दिया है, 5 मिनट का टाइम दे दो आप, 5 मिनट में मैं इनका पास, ये थोड़ा ये कुछ जरूरी काम है, ये करवा के मैं इनको पास बनवा के लेकर आ जाऊंगा। तो संगत जी वहां पर कोई भी सीआईडी वाला अगर किसी को पकड़ता है ना तो गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें 500 दिरहम्स मिलते हैं एज अ प्राइज मनी। तो उनको तो दो मिल गए, 1,000 मिल गया, वो क्यों छोड़ेंगे। उन्होंने अपनी सेवा की, अपना काम किया, और हमें सीनियर सीआईडी के हवाले हवाले कर दिया। उन्होंने अपनी कार्रवाई करके हमें पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस वाले हमें लॉकर रूम लेकर गए, रात भर हम लॉकर रूम में रहे। नेक्स्ट डे हमें कोर्ट लेकर जाया गया, और वहां पे जाकर किस वजह से पता नहीं पर कुछ ऐसा हुआ कि कोर्ट ने हमें बरी कर दी कि ये गलतियां हो जाती है, पर आपको नहीं पता कि इस कंट्री में इस गलती की कितनी बड़ी सजा है, तो बी केयरफुल। आप इस बार जाओ, हमने तो आपको छोड़ दिया, कुछ फाइन दिए उन्होंने, एंड आगे से ऐसी गलती नहीं करना। हमें पता नहीं चला क्या हुआ, सडनली एक रात को जो रहना पड़ा तो बहुत ही दर्दनाक था, बट जैसा भी था हमने गुजारा, अपने जीवन में मस्त हो गए। उसके बाद फिर से कुछ महीने बाद ही मुझे एक और ऑफर आया जो कि उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा था। एंड उस पे तो और भी ज्यादा हर तरह से पैसों की रहमत बरस रही थी, और हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया। जब वहां पे जाने के बाद मेरे पास एक मैसेज आता है मेरे फोन पे कि जी 26 नवंबर 2017 की बात है कि आबू धाबी कोर्ट में आपका सेशन है, प्लीज बी ऑन टाइम। मुझे लगा शायद किसी और का मैसेज होगा, गलती से मेरे फोन पे आ गया है, ये नंबर पहले किसी और का होगा ना जिसने भी यूज करा होगा, तो ये शायद उसके लिए होगा। उसका ही रिकॉर्ड होगा उसके पास, मेरा इससे क्या काम। तो इग्नोर करा मैंने। 24 नवंबर को मेरे पास सीआईडी का कॉल आता है कि जी 26 तारीख को परसों आपका सेशन है, तो प्लीज डोंट फॉरगेट यू हैव टू बी देयर। मैंने बोला सर ये किसी और का नंबर था पहले, शायद उसका होगा, ये मेरा नहीं है, तो मेरा ऐसा कुछ केस नहीं है जो मुझे कोर्ट में जाना हो। तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट नंबर, नाम, आईडी नंबर सब कुछ बताया, फिर ये आपका ही है, ये आप ही हो। मैंने कहा हाँ जी करें, आप ही का। मैंने कहा ऐसा तो कोई केस मेरे पास था नहीं। तब उन्होंने मेरे को वो डिटेल बताए, 16 जनवरी वाला, कि उस टाइम जो जो हुआ था ये उसी का है। मैंने कहा सर वो तो क्लोज हो गया था, मेरे पास एनओसी भी है। उन्होंने कहा जी अगर आपके पास पुलिस का एनओसी है और पुलिस बुलाए तो आप कुछ कह सकते हो, मना कर सकते हो, पर ये कोर्ट का नोटिस है। कोर्ट का नोटिस होकर भी अगर आपके पास एनओसी है तो देयर इज नो चांस, यू हैव टू गो, यू हैव टू बी प्रेजेंट। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जाएंगे, कुछ टाइम की बात रहेगी, कुछ फाइन वाइन भरने होंगे, तो मैं जाके अपना ये काम कर लाऊं। मैं गया। 26 नवंबर को 8 बजे से लेकर 1:30 बजे तक मैं पूरा वो कोर्ट रूम ढूंढता रहा। उस भूल भुलैये में मैं ऐसा उलझा कि मुझे वो रूम नहीं मिला। एंड उस कोर्ट रूम के फ्रंट साइड, बैक साइड, हर तरफ से मैं आया गया। लोग बताते थे, मैं जाता था, मुझे मिलता नहीं था। एग्जैक्टली 1:30 बजे जब किसी ने बताया कि ये वही तो है, तो मैं कह रहा और इतनी देर से तो मैं आ रहा था यहाँ पे, अब तक तो मेरे मुझे ये दिखा नहीं। मैंने चलो कोई बात नहीं, अब जाते हैं फटाफट, शायद कोर्ट सेशन भी बंद होने वाला होगा। तो जैसे ही मैं वहां पे गया तो वहां पे जज साहब के पीए बैठे हुए थे। तो जब मैंने बताया मैं कि जी ये मेरा केस नंबर है, मेरा नाम है, तो कह रहे हैं कि जी आपका नाम ले लेकर तो जज साहब काफी बार आपका नाम लिए,
आप तो एब्सेंट हो गए, आपने तो कोर्ट की अवहेलना की है। आपको पता है इसकी सजा क्या हो सकती है? आप दूसरे देश में रहकर कोर्ट की इतनी बड़ी अवहेलना कर रहे हो। तो मैंने सॉरी बोला। वो काफी गुस्सा हो गए थे मेरे पे। मैं सॉरी के अलावा और कुछ कह क्या सकता था? मैंने कहा सर, मैं आप सीसीटीवी चेक कर सकते हो, मैं 8 बजे से पूरा भटक रहा हूँ यहाँ पे, मुझे रूम नहीं मिला पहले कभी। कह रहे हैं वो हमें नहीं पता, वो जज साहब को ये थोड़ी पता होगा कि लाइक किस तरह से आप आए थे और भटक रहे थे। उनके लिए तो आप एबसेंट हो, आपने कोर्ट की अवहेलना की है, इस देश की अवहेलना की है। मैंने कहा, सर अब क्या करना है? कह रहे हैं आप दूसरा डेट ले लो। मैंने कहा सर दे दो। उन्होंने जब भी की जब भी डेट निकाली, करे 26 दिसंबर, 1 महीने बाद। 26 दिसंबर को संगत जी मैं बिल्कुल टाइम से पहुंच गया और जाते हैं सबसे पहले मैं उसी कमरे में गया। जब वो आए तो मैंने अपना पेपर उनको दिया। तो उन्होंने कहा कि जी आज 26 दिसंबर है, कल 25 दिसंबर था, लोगों ने खूब इंजॉय करे हैं, छुट्टी थी, आज कोर्ट नहीं बैठेगी, आप जा सकते हो, 2 दिन बाद आकर अपना फाइनल सेंटेंस लेकर जाना, ये उन्होंने कहा था। मुझे लगा कि 2 दिन बाद आकर फाइनल सेंटेंस लेने का क्या मतलब बनता है? 2 दिन बाद आएंगे, अगर आज कोर्ट नहीं बैठ रही है तो उस दिन कोर्ट बैठेंगे। अब 2 दिन बाद इस तरह से आकर मतलब नहीं बनता कि मुझे फाइनल सेंटेंस दे दिया जाएगा बिना हियरिंग के। 2 दिन बाद मैं गया, 28 दिसंबर को। जाते ही उन्होंने कहा कि हाँ जी आपका सेंटेंस आ गया है, आप नीचे रिसेप्शन से जाकर अपना सेंटेंस ले लो। मैं कहा, सर सेंटेंस? कह रहे हाँ आप 26 को भी एबसेंट हो गए थे ना। अब उनसे मैंने क्या कहना था? आप अगर इन चीजों को देखो तो मैं उनसे कहकर भी क्या कर लूंगा? मैं तो एबसेंट हूँ, इनसे बहस करके लड़के क्या फायदा? मैं चुपचाप वहां से नीचे गया रिसेप्शन में। मैंने सेंटेंस लिए, अरबी में लिखा हुआ था। सो पता नहीं चला। मैंने रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि जी इसका क्या मतलब है, आप इंग्लिश में समझाओ। तो उन्होंने जो बताया वो यही कि जी आपको 3 साल की कैद और लाइफ टाइम के लिए यहाँ से बैन कर दिया गया है। पंकज जी, मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैंने क्या सुना है। एंड उसने तो मैं बहुत सारे पैसे भी लेके गया था कि जो कुछ भी फाइन होना होगा मैं भर दूंगा सारा का सारा, अगर मैं कंट्री में हूँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमसे। मैंने कहा जी क्या? उन्होंने दोबारा पढ़कर सुनाया कि आपको 3 साल की जेल है और लाइफ टाइम के लिए आपको यहाँ से बैन कर दिया गया है। चिंता मुझे इस बात की नहीं थी, परेशान मैं इस वजह से नहीं हुआ कि 3 साल की जेल है। परेशान मैं इस वजह से हुआ कि हमारी फैमिली क्या करेगी। कमाता बहुत था, लेकिन जिस हिसाब से मेरी कमाई थी मैं इन्वेस्टमेंट भी उसी हिसाब से कर रहा था, फ्यूचर प्लान कर रहा था अपना, बच्चों का पता नहीं क्या क्या जो कुछ भी था, अनगिनत जगह सब EMI 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 सब कुछ चल रहा था। लगा कि मेरी तो ऐसी ऐसी स्थिति भी नहीं है कि हमारा परिवार 6 महीने भी काट सकता है जो मेरे पास पैसे हैं, क्योंकि सारा पैसा तो मैं EMI में मतलब बस बैंक लोन ये वो सब कुछ में देते जा रहा था। वो प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी, मतलब मैं क्या करूंगा, वो लोग क्या करेंगे? हम बैंक में जो भी पैसा वो EMI वाले काटते चले जाएंगे, घर वाले क्या करेंगे? अगर मैं 3 साल में जेल में हूँ तो 6 महीने बाद तो हमारा परिवार रोड पे आ जाएगा। क्या करेंगे? इनके पास कमाई का और कोई दूसरा साधन नहीं है। चिंता मैं इस बात से, परेशान मैं इस बात से था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था। हम बाहर थे। मैंने उनसे पूछा कि जी कितना समय है मेरे पास? उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आके अपने आप को हवाले कर दो। ठीक है जो भी। वापस दुबई गया, ये सब कुछ अबू धाबी में हो रहा था। वापस दुबई गया एंड जो भी मेरे आउटस्टैंडिंग थे, जो भी अपनी सोची के हिसाब से, पॉकेट के हिसाब से जो कुछ भी कर सकता था मैंने क्लियर करे। एंड 7 जनवरी 2018 को मैंने अपने आप को उनके हवाले कर दिया। मुझे लगा कि कुछ फाइन वगैरह देकर शायद बात टल जाएगी। मैं फिर से पैसे, काफी पैसे लेकर गया हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। गाड़ी पार्किंग में वहीं रह गई, पैसे गाड़ी में वहीं रह गए, मुझे वहां तक जाने की इजाजत भी नहीं हुई। जेल भेज दिया गया, वहां से सेंट्रल जेल भेज दिया गया। मैं एक कैदी था एंड लाइफ एक कैदी की तरह गुजार रहा था। जेल जाने के बाद वहां पता चला कि जी आप अपील कर सकते हो अपने कोर्ट की, अपने केस की। तो मैंने अपील करी। पहला अपील का डेट जो आया 19 जनवरी को आया। तो जब मैं 19 जनवरी को गया तो जज साहब ने मुझे देखा और देखकर मतलब उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि जी आप इतने सीधे साधे लगते हो,
आप अपने परिवार का वास्ता मत देना। आप मुझे बताओ कि मैं आपको क्यों छोड़ूं। आप नहीं लगते कि आप मुजरिम हो, बट जो पेपर मेरे सामने है, मेरे लिए यही सच है। 2 दिन का समय देता हूँ, मुझे बताओ कि मैं आपको क्यों छोड़ूं। और उन्होंने भेज दिया। अब 2 दिन अगर मैं बाहर होता तो शायद कुछ प्रूफ भी लेकर जाता। मैं अंदर था, अंदर से कुछ नहीं कर सकता था। इवन आई कांट मेक अ कॉल। कॉल करने के लिए भी कुछ दिन बिताने होते हैं, कुछ प्रोसीजर होते हैं, उसके बाद ही आप कुछ कॉल्स वगैरह कर सकते हैं। सो 2 दिन बाद मुझे फिर से वापस लेकर जाया गया। एंड कुछ नहीं हुआ जब तक मेरे परिवार वाले सब वकील का इंतजाम कर रहे थे। somehow they got connected with someone एंड वकील इंतजाम हो गए। काफी पैसे लिए, प्रॉपर्टी वगैरह सब बेचने पड़े। जो कुछ भी था सब कुछ ये लोग अपना, जो कुछ भी हुक्म हो रहा था सब कुछ ये कर रहे थे। जेल में कुछ चीजें मेरे साथ संगत जी ऐसा हुआ था जो लाइक ना, अब उस चीज को नोट करता हूँ मैं। पिछले 1-2 बार मैंने बताया है कि एक बार मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई ना कोई मेरे साथ यहाँ पे है जिसे मैं देख नहीं सकता। उस टाइम मैं कॉरिडोर से घूमते हुए मुझे लगा कि आई वांट टू टेस्ट। एंड जैसे ही मैंने अपने लॉकर का दरवाजा खोला, अब खोलते जाते ही मैंने उसे बंद करने की कोशिश की। मुझे ऐसा लगा किसी ने उस दरवाजे को पुश किया है और हवा का एक तेज झोंका शू सा करता हुआ अंदर आया और मेरे कानों से होते हुए गुजर गया। तो मुझे लगा कि कोई ना कोई तो है जो इस वक्त अंदर आया है जिसे मैं देख नहीं सकता। अपने बेड पे गया, मेरे पास 2 चॉकलेट थे। एक मैंने खा लिया, दूसरा मैंने रखा और ये कह के कि आप जो भी हो मेरे साथ, मुझे नहीं पता आप कौन हो और किस रूप में मेरे साथ हो, आप इस चॉकलेट को खा लो। मैं समझ जाऊंगा कि आप मेरे साथ हो, नहीं तो समझूंगा ये मेरा वहम है। एंड सोकर जब मैं संगत जी उठा तो वहां पे सिर्फ रैपर पड़े हुए चॉकलेट में। पर मैं जानता नहीं था क्या है क्या नहीं। 65 दिन बाद 12 मार्च 2018 को मुझे रिहा कर दिया गया, लाइफ टाइम बैन के साथ। 3 साल की सजा थी। वो 3 महीने वहाँ 21 दिन का एक दिन हो, 21 दिन का एक महीना होता है। तो उस हिसाब से 3 महीने हो गए थे। तो 3 महीने की सजा के साथ मुझे भेज दिया गया था। वहां पे मुझे यही पता चला कि वकील साहब ने यही बोला था कि अगर आप इस लड़के को छोड़ नहीं सकते, कंट्री में रख नहीं सकते, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कंट्री में रखने की, जिसके लिए शायद सजा लंबी हो जाए कोई बात नहीं, पर अगर कंट्री में रहता है तो दे वुड एक्सेप्ट इट। पर हुआ कि नहीं जी, इसको कंट्री में नहीं रखा जा सकता। तो उन्होंने शायद अपील की कि जब आप कंट्री में रख नहीं सकते तो इस लड़के को जाने दो, घर परिवार के साथ रहेगा, नाम कमाई वगैरह जो कुछ भी है सब कुछ। तो शायद जज ने इस बात को एक्सेप्ट कर ली। जो कुछ भी था मुझे नहीं पता, बट हुआ ऐसा है कि 65वें दिन मुझे रिहा कर दिया गया। मैं इंडिया आया। अब मेरे पास कोई साधन नहीं कमाई का, न जॉब है, न बिजनेस कर सकता था। जॉब मिल जाती, जॉब की तो कोई बात ही नहीं थी क्योंकि इतनी बहुत सारी कंपनी हैं जो मुझे पहले से भी जानते थे। एंड दुबई में रहने के बाद तो वो लोग और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। पर चूंकि वहाँ पे वो सैलरी मिलती नहीं, स्पेशली जो मेरे बिल्स थे उनको क्लियर करने के, ऐसा कुछ वहाँ पे इतनी सैलरी होती नहीं है। तो मैं जॉब तो ज्वाइन कर ही नहीं सकता था। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, बिजनेस। अब बिजनेस के लिए बहुत पैसे चाहिए। जिस इंडस्ट्री में हूँ मैं, वो तो बहुत ही बड़ी है और बहुत पैसा चाहिए उसमें। गुरु महाराज की कृपा से उन्होंने कोई दात बख्शी हुई है, जो कि थोड़ा सा मार्केट में बहुत कम बंदे मिलेंगे जो उस चीज को जानते हैं। तो मुझे लगा कि चलो मैं यही काम शुरू करता हूँ। और मैं अपने कुछ एक्स कलीग से मैं मिलकर आया, लोगों से बातें की जो हमने कंपनी खोल रखी है जहाँ मैं पहले काम करता था। सबसे बातें करके सबने बोला कि सुबोध आप आ गए हो, हमें चिंता की बात नहीं, आप ये काम शुरू करो, जो भी हमारा ये काम होगा हम आपसे ही करवाएंगे। एंड महीने का जो मेरा शेड्यूल सामने आ गया ना, मतलब लोगों की बातें सुनकर कि बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसा दुबई जैसा तो नहीं, बट हाँ इंडिया के हिसाब से बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड एक और पॉइंट जोड़ते हुए चलता हूँ बिटवीन दोज पीरियड ओनली, कि मैं अपने दोस्त जिससे मैंने प्रॉपर्टी सारी ली थी तो उसी से मैं बात कर रहा था। एंड मैंने उससे बोला कि सर ये प्रॉपर्टी बेचनी है। तो कह रहे यार सुबोध जी, मैं तो आपके लिए कोई विला देख रहा हूँ, अब आप ये कह रहे हो प्रॉपर्टी बेचनी है, क्या हो गया। उनको मैंने पहले बताया नहीं था, तब मैंने उनको सारी बातें बताई। फिर यार सुबोध जी, इतनी सारी बातें आपके साथ होगी और आप मुझे बता रहे हो। चलो मैं एक काम करता हूँ, आपको एक कॉन्टेक्ट डिटेल देता हूँ, वो एस्ट्रोलॉजर हैं, आप उनके पास जाना।
आपका सारा काम हो जाएगा। मैं अपना जो भी उपाय वगैरह सब उन्हीं से करवा रहा हूँ। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, बट समहाउ व्हेन आई गॉट कॉन्टैक्ट, तो मैंने उनसे बातें की। एंड जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं और मेरी वाइफ हम दोनों पहुंचे वहाँ पे। वहाँ जाने के बाद उन्होंने मेरा डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ पूछा। जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने मेरे जीवन की सारी, जो कुछ भी हुआ था, सब कुछ सामने रख दिया। वैसी भी सारी बातें, जो बहुत सारी बातें तो मैं जानता भी नहीं था कि बचपन में ऐसा क्या हुआ था। और वो मैंने मम्मी से कॉल करके जब भी पूछा, मम्मी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ बेटा ऐसा था, ऐसी जगह थी और ऐसा हुआ था। तो और मेरा विश्वास बढ़ गया। और विश्वास तब बढ़ गया जब उन्होंने मुझे ये बताया कि सुबोध जी, आपको तो जेल भी होना है अभी। मैं कहा, हैं? जेल होना है? क्या मतलब? कह रहे इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। मैंने कहा, आप कहना क्या चाहते हो? तब उन्होंने वो पूरा मुझे पढ़कर बताया कि ऐसे ऐसे है, बिना किसी कारण बस ये समय है जो आपको उसमें जेल में काटना होगा। तो मैंने उनको सारी बातें बताई कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है दुबई में, एंड उसी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। करें तो इधर लिखा हुआ है, ये तो होना ही था आपके साथ। तब मेरा विश्वास उन पे और ज्यादा बढ़ गया। तो उन्होंने जो भी उपाय बताने शुरू किए, कौन सी अंगूठी पहननी है, क्या उपाय करना है, कौन से दिन क्या जल प्रवाह, पूरी शिद्दत के साथ मैं सब कुछ करता रहा। करते करते मैं इधर अपने बिजनेस के बारे में प्लान कर रहा था। एंड मुझे बड़ा फ्लैट बेचकर छोटे फ्लैट की ईएमआई भी रखने थे। एंड उसी पैसे से मुझे अपना बिजनेस के लिए अपना जो भी सामान था, सर्वर वगैरह, वो चीज़ भी लाने थे। तो मुझे लगा कि छोटा फ्लैट बेचूंगा तो उसमें कुछ नहीं हो पाएगा, वो फालतू में आएगा चला जाएगा। बड़ा फ्लैट बेच दो, छोटे को रख लो, उसकी ईएमआई भी जाएगी और अपना बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा। सो हमने वही करा। प्रोसेस में लग गए फ्लैट बेचने की। काफ़ी स्लो था, पर धीरे धीरे होता रहा। मैंने अपने जो भी कंडीशंस कस्टमर के सामने रखे, कस्टमर ने सारे कंडीशंस अप्लाई करा, मैंने एक्सेप्ट करा। एंड जो पैसे हमने डिमांड किए वो सब कुछ वो देते चले गए ताकि मैं अपना बिजनेस शुरू कर सकूं। एंड उसी बीच में अपने क्लाइंट से मिलकर, जो भी हमारे थे जिनसे मैं मिलता था पहले, उनसे मिलकर एक मंडे की बात है, मैं आ रहा था, छतरपुर मेट्रो में उतरा और वहां से भाटे महल जाने के लिए मुझे बस लेना था। जहां से आप बड़े मंदिर जाने के लिए शेयरिंग टैक्सी लेते हो, उसके थोड़ा सा आगे बस स्टॉप है, वहां पे जाके मैं बैठ गया। मुझे लगा बस आएगी, मैं चला जाऊँ। करीब सवा घंटा तक बस का वेट किया, बस नहीं आई। संगत जी, उस रोड पे बस की फ्रिक्वेंसी 10 से 12 मिनट की है। सवा घंटे तक बस नहीं आई, क्यों पता नहीं। मुझे लगा कि यार बहुत ज्यादा टाइम हो गया, मुझे भूख भी लग रही है, चलो मैं टैक्सी या ऑटो लेके मैं फटाफट घर चला जाता हूँ। ये सोचकर मैं जैसे ही रोड पे आया, मेरे बिल्कुल आगे एक कार आकर खड़ी हुई। अंकल जी ने दरवाजा खोला एंड बोले कि जी, जय गुरु जी। मैंने कहा, जय गुरु जी अंकल जी, इतना तो जानता ही था। एंड थोड़ा सा पीछे और चलता हूँ मैं, कुछ बातें जो छोड़ दिया था, मालिक की ब्लेसिंग्स है वो भी। जब मैं दुबई से आया था तो हमारे आस पड़ोस के जितने भी लोग थे, सब सबने अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जहाँ पे जिनकी श्रद्धा थी, हर कोई अपने हिसाब से वहां जाकर अरदास करके आए थे कि सुबोध को भेज दो, वो आ जाएगा, तुम उसको आपके चरणों में भेजेंगे, अरदास करवाएंगे, दर्शन करवाएंगे। जो कुछ भी था सबने अपनी अपनी अरदास लगाए थे। और उनमें से कोई एक मालिक के भगत ऐसे भी थे जिन्होंने ये कहा था कि, मैं उस जगह का नाम बार बार भूल जाता हूँ, जहाँ पे चादर चढ़ाते हैं पीर बाबा जी का, राजस्थान में वो जगह है। तो वहां पे हम जाकर अपने बच्चे को चादर चढ़वाकर, मतलब आपके आपके पास भेजेंगे चादर चढ़ाने के लिए। गुरु महाराज जी ने उस स्थान को दूसरा सबसे प्योर जगह भी बताया है। सो बात सिर्फ मुझे वहीं जाने की रह गई थी। एक दिन मैं पूजा करके, मैं जैसे ही आया, मेरे नाश्ते का टाइम, तो रजनी आई ऊपर किचन नीचे, खाना बनाकर आए तो उन्होंने बोला कि जी, नीचे कोई साधु बाबा आए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि वो वहां जाकर चादर चढ़ा कर आएंगे, आप पैसे दे दो। नहीं, चादर चढ़ाने की बात नहीं थी, उन्होंने बोला कि जी, वो नीचे बाबा आए हैं मांगने वाले, सो आप कुछ पैसे दे दो। संगत जी, उस टाइम कैश मेरे घर में मेरे पास 510 रुपए थे। एंड मैं
पहले कभी मालिक ने वो हाथ नहीं रुकवाए, पर उस वक़्त में हाथ रोक कर जितना कम हो सके खर्च करो। खर्च में कोई कमी नहीं है, पर कम से कम मैनेज कर सके। इस तरह से मैं करता था, ताकि क्योंकि आपके पास बिज़नेस नहीं है, नौकरी नहीं है, जो भी पैसे आपके बैंक में हैं एंड कब क्या होगा पता नहीं, तो कम से कम घर परिवार के लिए तो हिसाब से लेके चलो। इस वजह से मैं थोड़ा-सा हिसाब-किताब से खर्च करता करता था। तो ₹510 पड़े थे और उसे मैं अपने पास ही रखता था। रजनी को भी पता नहीं लगने दिया था कि वो मैं पैसे कहाँ रखता हूँ। जो भी साग-सब्ज़ी की ज़रूरत होती थी, मैं खुद जाके लेके आता था या उनको देता था, तो लिमिटेड। सो मैंने ₹10 उसमें से निकाल के उनको दिए और जब उन्होंने उनको पैसे दिए, तो उन्होंने कहा कि बेटा ये क्या दे रहे हो? ₹500 का नोट लेकर आओ। तुम्हारे नाम से हमें चादर भी चढ़ा के आना है एंड पीर बाबा जो भी जगह थी वहाँ पे राजस्थान में, तो वहाँ पे जाके हम चादर चढ़ा के आएँगे। तो आए एंड रजनी ने मुझे ये बोला कि जी ये तो ऐसे-ऐसे कह रहा हूँ संगत जी, उस दिन सुबह ही मैं रजनी से बातें कर रहा था कि हम कैसे जाएँगे वहाँ पे? हमारे पास पैसे की थोड़ी कमी है, जाएँगे तो बस में जाना, आना-जाना होगा, रास्ते में खाना-पीना होगा, फिर कितने की चादर आएगी, वो जाना होगा, कम से कम हमारे पास 4-5 हज़ार रुपए तो चाहिए। जब उतना होगा तभी, ऐसी बात नहीं कि वो पैसे हमारे पास नहीं थे, पर हम इस तरह से एक झटके में वो पैसे खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आप कितना सब्ज़ी खा सकते हो? घर-परिवार की बात है, जो मेरी सोच थी। उस हिसाब से मैं कर रहा। तो उस दिन सुबह ही हम बातें कर रहे थे और अभी पूजा करके उठे हैं और हमारे सामने एक भगत हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी आप ₹500 दे दो, हम आपके नाम की चादर चढ़ा कर आएँगे। मुझे बड़ा अजीब-सा लगा कि यार ये कैसे हो सकता है? आज ही हम बातें कर रहे थे एंड ये आते हैं कहते हैं कि जी हम आपके नाम की चादर चढ़ा कर आएँगे। अब मुझे कुछ पता नहीं चला। ये दोबारा भी गए। उन्होंने बोला कि नहीं जी वो पैसे हमारे पास नहीं है, हम इतना नहीं दे सकते। बताओ क्या 100-200 की बात ऐसे कुछ हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि जी आप ऊपर जाओ, अलमारी खोलना, उसमें एक डायरी रखी हुई है, उस डायरी के अंदर वो ₹500 है, एक नोट है ₹500 का, वो लेकर आ जाओ। रजनी वापस आए तो संगत जी रजनी को भी नहीं पता था कि वो ₹500 का एक नोट है जो ऐसे इस तरह से डायरी में रखा हो, क्योंकि वो मैंने रखे थे। अब तो मेरे होश उड़ गए, मैंने कहा उनको कैसे पता कि ₹500 का एक नोट है और डायरी में इस तरह से रखा हुआ है? मैंने चुपचाप वो पैसे निकाले, दे दिए। मैं कहा पता नहीं ये तो कोई और ही लग रहे हैं मुझे, आप उनको पैसे दे दो बस, नमस्कार करना मेरा। संगत जी वो साधु बाबा उस गली से हर रोज़ गुज़रते थे। उससे पहले जीवन में कभी उन्होंने इस घर की तरफ कदम नहीं रखे और ना ही उसके बाद कभी उन्होंने इधर कदम रखे। उस दिन क्यों क्या वो सच में वही साधु बाबा थे, जो हर रोज़ वहाँ से गुज़रते हैं? सब गुरु महाराज ही जानते हैं। हमें उससे कुछ नहीं करना। जो मालिक की ब्लेसिंग्स थी, जैसे थी वैसे मैंने आपके सामने रखी। वापस उधर आते हैं तो जब वो कार वाले अंकल जी आए, तब जैसे उन्होंने बोला कि जी गुरुजी, मैंने कहा जी जय गुरु जी। इतने में 4 आंटी जी कहाँ से कैसे आई मुझे पता, वहां पे तो वो खड़ी नहीं थी, ये तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। पता नहीं कैसे कहाँ से आया, फट से गाड़ी का दरवाजा खुला, चारों आंटी अंदर, एक आगे बैठ गई, 3 पीछे बैठ गई। एंड इतने में मुझे मतलब देखता ही रह गया मैं कुछ सेकंड के लिए, तो कि हुआ क्या। इतने में पीछे भी जो आंटी बैठी थी उन्होंने शीशा खोला एंड बोलते हैं कि जय गुरु जी अंकल। मैंने कहा जय गुरु जी आंटी जी। बड़े मंदिर? अच्छा है गुरुजी आंटी जी। अरे आ जाओ तुझसे अंदर आ जाओ फिर। अरे ये अच्छा है यार, मुझे तो अच्छा लिफ्ट मिल रहा है। बस का मैं कार का इंतजार कर रहा था, कार आ गई, अभी बड़े मंदिर तक मुझे लेकर जाएँगे, उसके बाद तो मैं घर पैदल भी चला जाऊँगा और मैंने कौन से मंदिर जाना है। सो मैं गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठते ही सबके सत्संग शेयर शुरू हो गए। फतेहपुर पहुँचकर मुझे भी बताया गया कि जी आप अपना सत्संग शेयर करो अंकल। तो अब तक सत्संग का फॉर्मेट मुझे पता चल चुका था कि जी आपके साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है, वही असल में सत्संग है और उसे यहाँ पे शेयर करो। तो मैंने बताया उनको कि जी मैं दुबई में जॉब करता हूँ, नोएडा में मेरा घर है और जब भी छुट्टी पे आता हूँ एक बार मालिक के दर्शन के लिए तो आ ही जाता हूँ। अब ध्यान से सुनना ज़रा इस चीज़ को कि जो भी मैंने बोला वो सब झूठ था। मैं दुबई में था नहीं, मैं बाहर आ चुका था। नोएडा में मेरा कोई घर है नहीं, फ्लैट थे, बुक करे हुए थे, पर रहता नहीं था, अभी हैंडओवर नहीं हुआ था। मैं तो भाटी माइंस में रहता था। अगर मैं ये कहूँ कि जी भाटी माइंस में रहता हूँ, तो वो यही समझेंगे कि जी ये तो आपने लिफ्ट ले लिया, आपको भाटी माइंस जाना होगा। बड़े मंदिर तो जा नहीं रहे। उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, इस कारण मैंने सारा झूठ बोला। एंड सावन पब्लिक स्कूल जाते-जाते कहते हैं कि मेरे अंदर से वो चीज़ ऐसी निकल के आ रही थी कि यार तू किनको ठग रहा है?
किनसे झूठ बोल रहा है? ये गुरु भगत से बेचारे इतने सीधे साधे भोले भाले, पांचों 5 जगह से आए हुए हैं, कोई आपस में एक दूसरे को जानते नहीं है, गाड़ी में बैठते ही सारे एक दूसरे के हो गए, सब गुरु भगत हो गए, तो यार इनको ठगता है, ये तो सही नहीं है। सो मैंने कहा कि चलो, इनको लगता है कि हम मंदिर जा रहे हैं तो मैं मंदिर जाकर ही अपने घर जाऊंगा। सो मैं मंदिर चला गया। वहां जाकर मैंने गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी, आप अच्छी तरह से जानते हो कि मैं आपके दरबार में तो आने वाला था नहीं, आप क्यों बुला कर लेकर आए हो मुझे नहीं पता, पर अब मैं दोबारा नहीं आऊंगा। और मैं, मंडे था उस दिन, समोसा प्रसाद चाय प्रसाद लिया, घर वापस। नेक्स्ट मंडे को ऐसा ही हुआ, मैं अपने क्लाइंट से मिलके आ रहा था, तो मेट्रो से उतरते ही मेरे मन में प्लान चलना शुरू हो गया कि यार, अगर मैं टैक्सी, बस या किसी चीज का वेट किया ना, तो आज फिर से मेरे साथ वही होना है, कोई ना कोई गुरु भगत आएंगे, मुझे बड़े मंदिर लेकर चले जाएंगे जहां मैं जाना नहीं चाहता। एंड ये जो ऑटो शेयरिंग वाली जाती है ना बड़े मंदिर, ये पकड़ लो, मोड़ पे उतर जाएंगे, क्योंकि ऑटो वाले को कोई मतलब नहीं कि आप 2 किलोमीटर पे उतर रहे हो या 20 किलोमीटर पे उतर रहे हो, उनके लिए यहाँ वहाँ किराया सेम है, और कोई मतलब नहीं बनता उनको किसी तरह से रोकने का। तो मैंने कहा इसमें बैठ जाओ, मैं मोड़ पे उतर जाऊंगा, एंड आगे मैं चला जाऊंगा, ये लोग बड़े मंदिर में अपने घर। सो मैं उसमें बैठ गया। सावन पब्लिक स्कूल के बाद जो चीजें मैंने देखी, एकदम से मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार, ये क्या ड्रामा है आज यहाँ पे। संगत जी, 3 लेन, लेफ्ट एंड सेंटर, दोनों ऑटो से पूरा भरा हुआ था, पूरी लेन जाम। राइट हैंड साइड वाली लेन फ्री, गाड़ियां स्पीड में जा रही है। नॉर्मली राइट हैंड साइड जो होती है वो बड़ी गाड़ियों के लिए होती है, आई मीन लाइक कार वगैरह के लिए होती है, ऑटो वाले तो उसमें जाते नहीं है, पर वहां पे तो सब कुछ चलता है। जैसे ही इस ऑटो वाले भैया ने राइट में ली, मैंने कहा यार, इन लोगों को ड्राइविंग कुछ आती नहीं है, फिर कहते हैं कि एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा पता नहीं क्या मतलब, समझ नहीं आता, और इतनी स्पीड से गाड़ी जा रही है कि मुंह पे जाते जाते तो ये गाड़ी रुकेगी नहीं। अब वहां पे क्या होना कि मैं देखता हूँ, वहां पे जैसे ही गए, मुझे क्या पता शायद वहां तक जाते जाते ये गाड़ी, ऑटो वाले वहां पे रोक दें, और मैं उतर जाऊंगा वहां पे, पैसे मैंने पहले ही दे दिए थे। जैसे ही मोड़ पे पहुंचे, दो सेवादार अंकल जो वहां पे थे, उन्होंने गाड़ी को अंदर मंदिर की तरफ भेज रहे हैं, राइट लेन है, फुल स्पीड, उसको मंदिर की तरफ मोड़ रहे हैं, सेंटर एंड लेफ्ट बिल्कुल बंद है। मैंने कहा अब ये कौन सी सेवा कर रहे हैं यार, यहाँ पे इनको ये भी नहीं पता कि कौन सी लेन सीधे जाती है, कौन सी यूटर्न, कौन सी लेफ्ट। और ये ड्राइवर भी वैसा ही, सेवादार भी वैसा ही, सब कहते हैं जी मैं सेवादार बन गया। मैं कैसे थोड़े होता है, अब मेरे को तो यहाँ से उतर के जाना था, अब ये लोग मुझे जबरदस्ती लेकर जा रहे हैं। मन में आया कि मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ, भैया रोक दो, मुझे उतरना है। मैंने कहा अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो ड्राइवर सीधे बोलेगा कि यार आपके गुरुजी यहीं रहते हैं क्या। चलो मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, पर जो गुरु संगत है उनकी बेइज्जती हो जाएगी। ये सोचकर मैंने कुछ नहीं बोला। मैं कहा चलो 500 मीटर की और बात है, उतना पैदल आ जाएंगे, कोई दिक्कत। बड़े मंदिर के आगे वहां पे उतरा, और उतरते ही मैंने कहा कि बस दूर से ही नमस्कार गुरु जी, आज के आपके पास में नहीं आ रहा। और मैं उल्टा आना शुरू हो गया। मैं उल्टा आना शुरू हो गया, एंड मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अपना एक कदम तो आगे बढ़ा रहा हूँ, पर कोई मुझे पीछे से खींच रहा है, और मैं सच में पीछे की तरफ जा रहा था संगत जी। मुझे लगा ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मैंने कहा चलो सुबोध, ऐसा कर तो फटाफट बड़े मंदिर चल अंदर, जो भी दुविधाएं हैं वो सारी खत्म, आज के बाद कौन से आना है। इन ये तो अलग अलग बहाना लेकर आ जाते हैं, अगली बार से कोई बहाना देना ही नहीं। मैं अंदर गया, मालिक को मैंने यही बोला कि गुरुजी, आज भी मैं आपके दर पे नहीं आना चाहता था, क्यों लेकर आए हो मुझे नहीं पता, पर ये मेरा आखिरी वक्त है, अब मैं नहीं आऊंगा। मैं समोसा प्रसाद चाय प्रसाद लेकर वापस घर अपनी दीन दुनिया में मस्त हो गया था। सब कुछ प्लानिंग चल रही थी, अभी कुछ काम हो नहीं रहा था, क्लाइंट से मिल रहे थे, तैयारी चल रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा, और उन सब से ज्यादा मेरा उपाय चल रहा था। जो भी जल प्रवाह करना है, इस दिन को ये, इनको ये, सब कुछ पूरी शिद्दत के साथ मैं उसको निभाए जा रहा हूँ। बहुत पैसा खर्च हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा कैसे होना क्या होना। इस चिंता में एक बार मैं बैठा हुआ था अपने घर में, गुरु महाराज जी की जो वहाँ पे मंदिर है, तो वहीं पे मैं बैठा हुआ था। एंड मैं इसे ऐसे ही अपने आप में ही कह रहा था कि यार, इतना सारा पैसा खर्च हो रहा है, पैसा खर्च रुक नहीं रहा, उपाय कर रहा हूँ, उसका कुछ रिजल्ट सामने नहीं आ रहा, आखिर होना क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं समय और पैसे की बर्बादी कर रहा हूँ। इसी वक्त मेरे पास फोन पे एक नोटिफिकेशन आता है, एक आंटी जी का मैसेज आता है, एग्जैक्टली सेम थिंग।
कि समय और पैसे उपाय के साथ जुड़कर समय और पैसे की बर्बादी ना करो। पंजाबी में पूरा लिखा हुआ था, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ कि उपाय के साथ जुड़कर समय और पैसे की बर्बादी। बस इतना सा आया। मैंने इमीडिएटली आंटी जी को फोन किया, उनसे बातें हुई और उन्होंने भी मुझे ये बताया कि जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, अंकल जी मैं इन चीज़ों से दूर हो चुकी हूँ। उनकी बेस्ट फ्रेंड एस्ट्रोलॉजर है, वो कहती है कि तू आ मेरे पास। मैं सीधे कहते हैं मेरा गुरु मेरे लिए काफी है, मुझे तेरी जरूरत है। समय फिर से बीतता गया, कुछ पता नहीं चला क्या करना है क्या नहीं। दिन में न दिन को चैन न रात को आराम, कहते नहीं कि सोना तो मेरे जीवन से बिल्कुल एकदम से उड़ चुका था। सोना कहते किसे है पता ही नहीं था। सुबह शायद 4 बजे के आसपास जाकर एक आध घंटे के लिए नींद आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज मैं दिन में भी नहीं सोता था, रात को पूरी रात इस तरह से भी सोच सोच के, क्योंकि ऐसे में कोई सो नहीं सकता। आपको पता नहीं कि लाइफ किधर जा रही है, क्या होना है क्या नहीं। आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, पर कुछ भी पता नहीं। कोई कहते नहीं कि रीजन नहीं था मेरे पास सोने का। 4 बजे के आसपास कैसे नींद आ जाती थी पता नहीं। उस दिन ऐसा ही कुछ हुआ। मैं सोया, गुरु महाराज जी की कृपा, टेलीपैथी दर्शन में गुरु महाराज जी ने दर्शन दिए। एंड मैं जो देख रहा था वो ये कि एक घर है जिसमें सब कुछ बिखरा हुआ है। सामान कुछ ऐसा ज्यादा है नहीं, सब कुछ जैसे तैसे है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। एक सिंगल चारपाई पे मैं लेटा हुआ हूँ जिसपे चादर भी नहीं बिछी हुई है, एक पुराना सा तकिया रखा हुआ है। मेरे इर्द गिर्द मेरा पूरा परिवार, मेरे पेरेंट्स दूसरे रूम में आराम कर रहे थे और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। सडनली किसी ने दरवाजा नॉक किया, तो रजनी ने बोला, शिवम बेटा देखो जाकर दरवाजे पे कौन आए। मैंने उसको रोका। मन में बात आई कि भाई ये बारिश का समय है, बहुत तेज बारिश हो रही है, और जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना इस वक्त वो ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं मौसम का, क्योंकि बाहर से कहीं आपको कुछ हेल्प नहीं मिल सकता। तो उनके साथ इनमें से कोई एक होंगे। मैंने कहा बच्चे को क्यों भेजूंगा। मैंने बेटे आप रुको मैं देखता हूँ कौन है। मैं गया और जाते ही मैंने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही गुरु जी महाराज दरवाजे के बाहर उस बारिश में खड़े, पीले चोले में, साक्षात गुरु जी महाराज। मैंने कहा गुरु जी आप, मालिक अंदर आ जाओ। गुरु जी महाराज अंदर आए, चारपाई तक आए, बोले मैंने आराम करना है पुत्र, मैंने आराम करना है। मुझे तो और कुछ नजर नहीं आया। एक प्लास्टिक की मतलब जैसी तैसी सी चेयर नजर आई। मैं तो उसको छोड़, उसकी क्या मैं मालिक को बिठाऊंगा। मैंने चारपाई दिखा दी, मेरे को मालिक आप यहाँ पे विराजमान होंगे। गुरु जी महाराज उसी चारपाई पे बैठ के, एंड बैठते ही थोड़ा सा साइलेंट था। तो गुरु जी ने बोला कि पुत्र मैंने सोना है, मैंने डिस्टर्ब ना कर। जी। हम सारे बिल्कुल साइलेंट होकर, गुरुजी महाराज कभी 1 से 1.25 घंटे तक उस चारपाई पे लेटे रहे। हम संगत जी सब जानते हैं कि आज तक गुरुजी महाराज अपनी लाइफ में कभी सोए नहीं, पर वहां पे इस तरह से सोकर वो किसका क्या कल्याण कर रहे हैं सिर्फ गुरुजी महाराज जानते हैं। हमारे कहते नहीं कि हमें अपनी बुद्धि चलाने की इसमें कोई जरूरत नहीं। जब उठे तो मैं उनके पीछे था। मेरी तरफ देखकर गुरुजी महाराज ने उन्हें बोला कि तू 10 पुत्र मैनू कि तेनू की चाहता। मैंने हाथ जोड़े, बोला गुरुजी महाराज मुझे आपसे कुछ नहीं कहना, आप सब जानते हो हम पहले कैसे थे आज कैसे हैं, आपसे कुछ नहीं छुपा, आप सब जानते हो। गुरुजी महाराज ने कहा चंगी करो कितना। उसके बाद थोड़ा सा साइलेंट हो गया। फिर मैंने पूछा कि गुरुजी महाराज आखिर मेरी गलती क्या थी। संगत जी थोड़ा सा बताता हूँ मैं यहाँ पे कि जिस रूप में मैंने गुरुजी महाराज को वहां पे देखा मुझे लगा कि परमात्मा यही है, कोई और नहीं। सो मैंने उन्हें परमात्मा के रूप में ही देखा और उसी रूप में मैं उनके साथ बिहेव कर रहा था। मैंने हाथ जोड़कर बोला कि गुरुजी महाराज आखिर मेरी गलती क्या थी। गुरुजी ने कहा पुत्र तेरी कोई गलती नहीं थी, समय दी रोट सी होना सिखा हो गया, चिंता ना कर, सब चंगा होना। मैं कहा गुरुजी कब। गुरुजी महाराज ने बोला ज्यादा समय चले गए हैं, थोड़े बच गए हैं, इसने भी चले जाना। सबसे पहले मुझे तसल्ली इस बात की हुई संगत जी कि कौन मानेगा कि एक पास की वजह से किसी इंसान का जीवन इतना भी कर सकता है। मेरे परिवार के सामने मेरा परमात्मा मुझे ये कह रहा है तेरी कोई गलती नहीं। सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की थी
उसके बाद थोड़ा साइलेंट रहा। गुरुजी महाराज जाने की कोशिश करने लगे तो मैंने उनको बोला कि गुरुजी महाराज अगर कुछ उपाय करना है तो मुझे बताओ। ये मैंने इसलिए बोला संगत जी, यहाँ पे मैं जोड़ना चाहता हूँ अपने मन की बातें जो मेरे मन में उस वक्त चल रही थी। वो जो फ्यू सेकंड के लिए जो साइलेंट हुआ था, तो मेरे मन में क्या बात आई कि यार मैं उपाय तो करवा रहा हूँ ना अपना इस एस्ट्रोलॉजर से, वो परमात्मा थोड़े है। कहते हैं ना कि माइक्रो सेकंड में समय इधर से उधर होता है और वो ग्रह नक्षत्र बदल जाते हैं। आपने जो उपाय किया वो पानी में ऐसे ही चला गया, तो क्या पता मेरा भी ऐसा ही हो रहा हो। ये परमात्मा है, ये मुझे बता देंगे किस दिन किस समय क्या करना है, मैं वही करूंगा और उसी दिन और उसी वक्त मेरे को इंतजार कर लेना वहां पे पहुंचकर, पर लेट नहीं करना। ये बात मेरे दिमाग में है। मैंने बोला गुरु जी महाराज अगर कुछ उपाय करना है तो आप वो बता दो। गुरु जी ने बोला पुत्र कुछ नहीं करना, जो तू कर रहा है करता रह, जिस रास्ते पे चल रहा है चलता रह, अपनी मंजिल पाए। गुरु जी महाराज फिर साइलेंट साइलेंट, हम सब साइलेंट हो गए। फिर वो जाने लगे तो मैंने गुरु जी महाराज को रोका फिर से। मैंने बोला कि गुरु जी महाराज जाते जाते आशीर्वाद देकर जाओ प्रभु। गुरु जी महाराज ने मेरे पीछे कंधे पे थपथपाया और बोले जा पुत्र तेरा कल्याण किया। उसके बाद गुरु जी महाराज वहां से चले गए। मेरी नींद खुल गई, मैं उठा, मैं रजनी को उठाया, मैंने कहा जी उठो। तो क्या हुआ, तो संगत जी मेरे चेहरे पे जो खुशी थी उस खुशी की पता नहीं कब से मुझे तलाश थी। ऐसा लग रहा था जिससे मुझे सब कुछ मिल गया, किसी चीज की कमी नहीं है मेरे पास। एंड खुशी खुशी मैंने उनको वो सारी बातें सुना दी कि गुरु महाराज जी आए थे और ये सब कुछ हुआ। संगत जी हम बहुत खुश थे, पर अब मैं सिर्फ गुरु महाराज जी के उन वचनों को, उसका मतलब क्या है, ये जानने की कोशिश करने लगा, क्योंकि अब तक मैं गुरु जी महाराज को जानता नहीं था। उनके इस कथन का मतलब क्या है, जा पुत्र तेरा कल्याण होता, प्लस उनके सपने में आने का क्या मतलब होता है मुझे इसका भी नहीं पता। तो जो भी संगत मुझे मिलते थे बड़े मंदिर में, कहीं पे भी जाओ कुछ जो भी मिलते ना, मैं सबसे यही पूछते रहता था कि जी ये मेरी ब्लेसिंग्स है, मालिक ने ऐसे से किया और इसका क्या मतलब है। सुनते मुस्कुराते चले जाते, कोई जवाब नहीं दे पाते थे। मुझे लगा यार पता नहीं, मालिक ने जब जवाब देना होगा तो देंगे, मैं क्या करूं, कुछ उपाय नहीं मिल रहा। 30 दिसंबर 2018 को मेरे बच्चों ने बोला डैडी हमें मूवी देखने जाना है। मैंने कहा चलो बेटा चलते हैं। गुड़गांव के एक थिएटर में हम मूवी देखने गए। एंड उस टाइम मैं कोशिश यही करता था कि एक काम के लिए जा रहे हो दो करके आ जाओ, दूसरे के लिए आना जाना पैसा जो भी है सब कुछ बचेगा। उस दिन भी कुछ ऐसा हुआ। मैंने आंटी जी को फोन किया, मैंने कहा आंटी जी हम गुड़गांव में आ रहे हैं बच्चों को मूवी दिखाने, तो हम आपके घर भी आ जाएंगे। अरे हाँ सुबोध आप आ जाओ एंड यहीं पे डिनर करना। मैंने कहा हाँ जी ठीक है। तो मूवी देखने के बाद हम उनके घर पे, एंड बातों बातों में पता नहीं कैसे कहते नहीं कि सब कुछ सारी लीला जो है ना मालिक ने अपने आप रची हुई थी, और उन्हीं के प्लान से सब कुछ वैसा ही चल रहा था जो उन्होंने स्क्रिप्ट किया हुआ था। जब वहां पे गए, आंटी से मेरी पहले कभी इस टॉपिक पे कभी कोई बात नहीं हुई, पर मालिक ने शायद उस दिन इसी सेवा के लिए उन्होंने भी मुझे बुलवाया था और हमें भी शायद वहां जाना था। बातों बातों में उन्होंने बोला कि आपके घर के पास में ही सुबोध जी बड़े मंदिर है, गुरु जी का आश्रम, आप वहां क्यों नहीं जाते। उनकी बहुत बड़ी महिमा है पता है, उनका सत्संग भी होता है। मैंने अपने घर में सत्संग करवाया था। एंड आप ना कारनामे सामने देख सकते हो, जब हमने घर में सत्संग करवाया था तो जोत थी वो पूरे उसकी लौ ना आधे आधे मीटर एक एक मीटर तक ऊपर जाती थी। मैं कह रहा आंटी ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो हवन करवाते हैं घर में, उसकी भी लौ इतनी ऊपर नहीं जाती। कह रहे नहीं हमारे घर में तो ऐसा हो रहा था। मैंने कहा अच्छा, मैं मन में वो जिज्ञासा सी हुई कि लाइक अच्छा ऐसी कुछ ब्लेसिंग्स होती है जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं परमात्मा की उस ब्लेसिंग्स को। मैंने कहा आंटी मैं भी घर में सत्संग करवाऊंगा। अरे आप कैसे करवाओगे, आप तो गुरु जी को मानते भी नहीं हो। तो मैंने उनके इस पॉइंट पे टेलीपैथी दर्शन सारा उनको कह सुनाया। मैंने कहा आंटी ऐसे से हुआ था मेरे साथ भी कुछ दिन पहले। आंटी की तो आंखें फटी की फटी रह गई। अरे सुबोध जी क्या कह रहे हो, गुरु जी सपने में आए आपके और इतना सब कुछ बोल के गए। मैंने कहा हाँ जी। कह रहे मैं पिछले 6 सालों से गुरु जी को मान रही हूँ, आज तक ना मुझे कोई फ्रेग्रेंस आई है, ना कोई सपना आया है, ना कोई ऐसा महसूस हुआ। पता नहीं मेरे लिए वो कहाँ सो गए हैं, आप तो मानते भी नहीं हो और आपके देखो इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दे के चले गए।
आप सबको छोड़ दो, सिर्फ गुरु जी को मान लो, आपका कल्याण। अब वो जवाब जिसकी मुझे कहते हैं कि जिसका मुझे इंतजार था वो मिल गया। मन में एक अपने आप में ये बस प्रॉमिस कर लिया कि अब अगला घर मेरा मालिक का ही। 30 दिसंबर था वो। हम घर आ गए। आने के बाद मैंने यही प्रॉमिस किया अपने आप से कि कल 31 दिसंबर 2018 सोमवार का दिन था। मैंने कहा मालिक के चरणों में चलकर उनके आगे सब कुछ त्याग करके आ जाओ कि ये 2018 प्रभु मेरे जीवन में कभी मत लाना, ये मुझे पूरा निचोड़ कर गया। 2019 परसों शुरुआत 2019 की है, तो उससे एक नई शुरुआत होनी चाहिए। ये मैं अंदर आत्मा में प्रभु को बोल रहा हूँ, पर मैं अंदर से एक हल्की सी आवाज है कि क्या जो कर रहा है सुबह। एक दिन में किसी का जीवन इतना बदलता है क्या? मतलब क्या पागलों जैसी बातें हैं। पर वो बातें नेगेटिविटी दबी की दबी रह गई। और जो अंदर से आवाज आई उस आशीर्वाद की कि 31 तारीख को मुझे बड़े मंदिर जाना है, गुरु जी से आशीर्वाद लेना है, 18 को उनके चरणों में छोड़कर आना है। घर आ गए। 2018 31 दिसंबर को चूंकि मैं इंडिया में था तो हमारे आस पड़ोस में जो भी लोग थे सब का मतलब यही था कि अब चाचू इस बार यहाँ पे इंडिया में हैं तो कुछ न कुछ नया होगा और नया करेंगे। और हम सब ने प्लान किया हुआ था कि हम नए साल बड़े धूमधाम से मनाएंगे। और पूरी मतलब रात को बड़ा प्रोग्राम होगा ऐसा ऐसा करके। तो उसकी तैयारी हम सुबह 31 दिसंबर सुबह से ही करने शुरू कर दिए, 4-5 बजे ऐसे जो कुछ भी था। करते करते एक बार जब कहते हैं ना कि काम की सूरत लग जाती है तो परमात्मा लगा ही देते हैं। 2 बजे सीधे मुझे ब्रेक मिला। एंड मैंने बोला जो भी सेवादार थे सबको, मैंने कहा जी मैं अभी घर जा रहा हूँ। पास वाले ही घर में ही था। मैंने कहा अभी घर जा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा नहा धो के मैं बड़े मंदिर होके आता हूँ। 1 घंटे का काम मैंने आप लोगों को बता दिया है, आप लोग कर लो, 1 घंटे में मैं आ जाऊंगा। घर आया। रजनी जी को मैंने बोला मैं कहा आप तैयार हो जाओ, हम बड़े मंदिर चलते हैं, आज मालिक से आशीर्वाद लेकर आते हैं। 2:55 पे हम जहाँ पे प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे वहां पे पहुंचे। एंड जो सेवा कर रहे थे उन्होंने पहले मुझे बोला कि चाचू आप कहाँ? मैंने कहा जी मैं बड़े मंदिर जा रहा हूँ और 1 घंटे में आ जाऊंगा, 1 घंटे का काम आप लोगों को दे दिया है, सो 1 घंटे में इतना सारा काम कर लो, उसके बाद में आके फिर आगे काम कैरी फॉरवर्ड करूंगा। अरे चाचू आज के दिन अगर आप बड़े मंदिर गए ना तो 6-7 घंटे से पहले तो कम से कम बिल्कुल नहीं आने वाले। उसके बाद जितना भी हो सकता है रात के 11, 12, 1, 2 कितना बजेंगे पता नहीं, पर 6-7 घंटे से पहले तो बिल्कुल नहीं आ पाओगे। आपको पता है आज कितनी भीड़ है? मैं उधर से आ रहा हूँ सामान लेकर, इतनी मोटी मोटी लाइनें, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है चाचू। 1 घंटा में तो आप दरबार पे भी नहीं, दरवाजे पे भी नहीं पहुंचोगे, अंदर भी नहीं जाओगे। मैं करो ये क्या बातें कर रहे हैं ये 1 घंटे में हम जाके दर्शन करके आ जाएंगे और ये क्या बातें करें कि आप अंदर भी नहीं जाओगे। मैंने कहा कि ऐसा क्या है, कल आज 31 दिसंबर है। मैंने कहा हाँ तो फिर आज बड़ा प्रोग्राम होता है। वो मेरे लिए कुछ नया एक्सपीरियंस होने वाला था जिसका मुझे बिल्कुल पता नहीं था। हम गए, मैं रजनी मेरा भतीजा, हम तीनों गए। तो बाइक से जा रहे थे। तो उस टी पॉइंट से बड़े मंदिर की तरफ जब मैं जाऊंगा तो मुझे राइट लेना पड़ेगा, आप लोग आओगे तो आप लेफ्ट जाओगे। तो जैसे ही टी पॉइंट मतलब टी पॉइंट से पहले ही जब मैं देखा था इतनी सारी मतलब बसें आई हुई है, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। मन कर हुआ क्या, आज आज ऐसा क्या है? 31 दिसंबर को ऐसा क्या हो गया कि इनका जन्मदिन है, क्या है क्या नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो टी पॉइंट से जैसे ही राइट होने के लिए मैंने बाइक खड़ी की वहां पे सिग्नल आई मीन उस पॉइंट पे, मैं देख रहा हूँ कि जितनी भी गाड़ियां उधर से आ रही है ना अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। कार या बाइक ऑटो जो भी थे बसें सबको बाहर ही पार करने को दिया जा रहा है। मैंने कहा भाई मैं बाइक पे जा रहा हूँ, जब भी आता था बाइक लेके अंदर जाता था वहीं पे पार्क करते थे पार्किंग में, कहानी खत्म। मैं कहा, आज भी मैं वही करूंगा। मैं अंदर चला गया, मुझे किसी ने रोका नहीं। और जैसे ही दरबार के पास पहुंचा, मंदिर के पास पहुंचा तो देखा ये तो यहाँ पे बाहर बहुत ये टेंट लगा हुआ है, पूरे इवेंट की तैयारी हो रखी है, पूरा साउंड सिस्टम वीडियो पूरा सब। मैंने कहा यार ये क्या है, तुम्हारे घर के आगे इतना सब कुछ हो रहा है और तुम्हें कुछ पता ही नहीं? मैंने कौन सी दुनिया में रह रहा हूँ मैं कहा चलो कोई बात नहीं। टेंट के साथ में ही बाहर सेवादार काफी खड़े हुए थे, उन दो सेवादार के बीच में अपनी बाइक खड़ी की। संगत जी किसी ने कुछ नहीं बोला। मुझे लगा कोई कुछ बोलेंगे तो मैं रजनी को बोलूंगा पहले आप दरवाजे से मत्था टेक के आ जाओ, आप बाइक के पास खड़ी हो जाना, तो मैं जाके मत्था टेक के आ जाऊंगा। ये
गारंटी के लिए कि हम कहीं बाइक को छोड़कर जा नहीं रहे, और मत्था टेक के आएंगे और बाइक लेके घर चले जाएंगे। बाइक खड़ी की तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि किसी ने हमें शायद देखा नहीं, या किसी को यहाँ खड़ी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने बाइक खड़ी कर दी, आगे बढ़ गए, उसी टेंट में जोड़े घर थे। हमने वहां पे लाइन में लगते ही बहुत भीड़ थी, पर सबसे पहले जोड़े हमारे ले लिए गए। आगे बढ़े तो दरवाजे पे जैसे ही मेन गेट के पास पहुंचे, तो एक्चुअली वो लाइन तो काफी पीछे से आ रही थी, पर मुझे लगा पीछे जाएंगे तो हम तो बस यहीं अटक जाएंगे, हमें घर भी जाना है, सेवा भी करनी है। सो मैंने कहा चलो हम एक एक तो हैं, आंटी आंटी की लाइन में, मैं अंकल की लाइन में लग जाऊंगा। अरे संगत तो बहुत होशियार, बहुत समझदार हैं, इतनी तो हेल्प करते ही हैं। मैंने कहा संगत को कोई परेशानी नहीं होगी, हम जाके अपनी अपनी लाइन में लग गए। एंड वाकई हमें किसी ने कुछ नहीं बोला। तीसरा गेट था वहां पर जो बिल्कुल खाली था। अब मुझे लगा कि अरे तीसरा गेट है, ये खाली है, ऐसा क्यों? ये शायद किसी वीआईपी के लिए होगा। वीआईपी मेरा कहने का मतलब कि शायद जो जानकार होंगे मंदिर वाले, या कोई पुरानी संगत होंगी। फिर मन में बात आती है कि यार इस दर पे वीआईपी कौन है? भाई वीआईपी इंसानों के लिए हो सकते हैं, इस परमात्मा के लिए वीआईपी कौन है? जिसने जितनी भक्ति कर ली, जो इनके भाने में रह लिया, सर में वीआईपी वही है। किसी और के लिए हो सकता है ये दरवाजा, तो मेरे लिए क्यों नहीं? मैंने बिना कुछ सोचे समझे मैं उस सिक्योरिटी गेट पे चला गया। अंकल जी ने मुझे देखा, कुछ नहीं बोला। तो मैंने रजनी की तरफ इशारा किया, मैं कहा आप इधर आ जाओ, हम यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि मुझे तो किसी ने रोका नहीं। और उन्होंने मुझे खड़ा होते भी देखा, मैं उनके सामने खड़ा हूँ। इससे पहले कि रजनी आती, वहां पे कोई 3 संगत मेरे पीछे आ चुके थे। बहुत ही सिंपल से साधारण से कपड़े में, जैसा कि कोई इलेक्ट्रिशियन हो, टेक्नीशियन हो, इस तरह के कपड़े में थे। जैसे ही उनके पीछे रजनी खड़ी हुई, तो मेरे मन में बात आई कि मैं इनको बोलता हूँ कि अंकल जी आप पीछे हो जाओ, थोड़ा रजनी को आगे आने दो। फिर लगा कि नहीं, गुरु जी कहते हैं लाइन नहीं तोड़ना, जो जहां पे हो वहीं पे खड़े रहो। भाई हम ऐसा करके तो गुरु जी की बात को टाल देंगे। चलो, प्लस ये लोग पीछे क्यों खिसकेंगे? ये बोलेंगे अगर आपको आगे जाना है तो आप पीछे हो जाओ, उनके साथ जाना है तो मैंने ये सोचकर उनको नहीं बोला। मुझे लगा जो जहाँ पे है वहीं पे खड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे ही इतना सोच कर पीछे से जब मैं आगे की तरफ मुड़ा, देखा तो जो सेवादार अंकल थे उन्होंने बोला कि अंकल आप चलो। मैं कह रहा हूँ, और ये सब सेवादारों को हो क्या गया है? कोई ट्रैफिक वाले बन के बिना रूल रेगुलेशन के फ्री लेफ्ट दे देते हैं राइट लेन से, और यहाँ पे इतनी सारी संगत अंकल आंटी लाइन में खड़े हैं इतनी देर से, इनको तो जाने नहीं दे रहे। और हम अभी आके खड़े हुए हैं, हमें कह रहे हैं कि जी आप जाओ। मैंने कहा "अभी मुझे क्या, मुझे तो आज जल्दी जाना है, तो अच्छी बात है, हम चलते हैं।" हम अंदर हो लिए। अंदर गेट से जैसे ही अंदर होते हैं संगत जी, मेरे पीछे रजनी और मेरा भतीजा। अब वो 3 संगत जो हमारे पीछे खड़े थे, वो कहाँ गए हमें नहीं पता। और थोड़ा सा आप आगे बढ़ो तो गणेश जी से, जहां पे सबको लेफ्ट मोड़ा जाता है, उस दिन यू टर्न आगे नहीं जाने दिया जा रहा था किसी को, वहां से लेफ्ट मोड़ा जा रहा था। तो जैसे ही मेरा नंबर आता है, संगत जी कुछ सेकंड के लिए पॉज होते हैं, सेवादार अंकल जी, एंड मुझे बोलते हैं कि अंकल आप सीधे जाओ। मैं कर रहा, ये भी सेवा कर रहे हैं, यहीं से लाइन की शुरुआत करनी थी इनको सीधे जाने के लिए। अब यहाँ से जाते तो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितने लगते, कम ही समय लगता ना। अब मैं सीधे जाऊंगा, आगे से यू टर्न करके आओ, तो ये लाइन आज के दिन में 1 घंटा और लंबी हो जाएगी। मैं चाह रहा हूँ जल्दी जाऊं, ये तो और लेट करवाएंगे। पर मन में जो बात आई वो यही कि गुरु महाराज जी कहते हैं सेवादार की बात को मानो, उससे बहस नहीं, वो जो कह दें उसे स्वीकार कर लो। मैंने कहा बस जय गुरु जी, जो हुक्म है मालिक का। मैं आगे बढ़ गया, बिना किसी बहस के, बिना किसी सोच समझ के, बिना कुछ रिप्लाई किए हुए, अपने भाव को भी ऐसा कुछ व्यक्त नहीं होने दिया कि या तो मुझे जल्दी जाना है, नहीं, चुपचाप जैसे उन्होंने बोला, कुछ सेकंड के लिए वो बात आई मेरे दिमाग में और अंदर ही रह गई, और मैं सीधे चला गया जैसा उन्होंने गाइड किया। मैं आगे, मेरे साथ रजनी, मेरा भतीजा, और कोई नहीं। सिर्फ हम 3 थे जो आगे बढ़े थे, और बाकी सब को उन्हीं लाइन से आगे दिया जाने जा रहा था। मुझे कुछ नहीं पता, आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो आप देखो कि जब आप सीधे जाते हो तो समाधि स्थल का दरवाजा लेफ्ट हैंड साइड में भी है, जहाँ से 2 या 3 सीढ़ियां नीचे उतर कर एक दरवाजा है वहां पे। संगत जी जैसे ही वहां पे सामने पहुंचा ना, समाधि स्थल का दरवाजा, उस दिन मैं याद दिला देता हूँ कि समाधि स्थल बंद था, उस टाइम तक तो बंद था। समाधि स्थल संगत के दर्शन के लिए उस दिन नहीं खुले हुए थे। जैसे ही मैं वहां पे पहुंचता हूँ, वो दरवाजा अपने आप खुलता है, जैसे ऑटोमेटिक डोर, जब उसके सेंसर
रिसीव करता है तो बोलते हैं। तो मैंने कहा अरे ये तो ऑटोमेटिक डोर नहीं है, ये तो मैनुअल है, ये अपने आप ऐसा कैसे खुल रहा है। मन में सेम सेकंड बात आती है कि आज तुझे ब्लेसिंग चाहिए ना, गुरुजी बुला रहे हैं, ये तेरे लिए दरवाजा खुला है, चल तू अंदर जा। और मैं उधर मुड़ गया। मैं समाधि में जाते ही मन में यही बात आई कि इससे पहले कि जो अंकल अंदर खड़े होंगे वो तुम्हें भगा दें कि भाई हमने तो साफ सफाई के लिए खोला है, आप कहाँ से अंदर आ गए। इससे पहले कि वो भगा दे तो जाते ही मत्था टेक ले। नॉर्मली एक पॉइंट है जहाँ पे मत्था टेकते हैं लोग एंट्री के वक्त, जाते वक्त। लेकिन मैंने जैसे ही वहां से अंदर हुआ, बस जाते ही मैंने मत्था टेका। मन में जो भाव थे संगत जी, मैंने मालिक के श्री चरणों में वहां पे समर्पित कर दिया। और जैसे ही मैं उठा, मैंने क्या देखा, मेरे राइट हैंड साइड पे जो उत्तर दिशा में वहां पे दरवाजा है, उसको एक अंकल जी दरवाजा खोल रहे हैं। और बड़े प्यार से उन्होंने हाथ जोड़ा मेरे आगे और कह रहे हैं अंकल जी आप यहाँ से सीधे दरबार दरबार चले जाओ। मैंने बोला जय गुरु जी अंकल। उनके चेहरे पे बहुत चमक थी, बहुत हैंडसम, लंबे चौड़े। उनको मैं दोबारा कभी उस मंदिर में नहीं देखा। मालिक की कृपा से इतनी ब्लेसिंग्स मिली, इतनी बार आना जाना हुआ, इतनी सेवा बख्शी मालिक ने, पर मैंने कभी उनको दोबारा उस मंदिर में नहीं देखा। उसके बाद जैसे ही उन्होंने ये मुझे बोला कि जी आप यहाँ से दरबार चले जाओ, वो रास्ता संगत जी मेरे को ऐसा दिख रहा था, पूरे मंदिर में जितनी संगत है ना, सब अपनी अपनी जगह पे खड़े हैं, कोई मूव नहीं कर रहा। और उस समाधि स्थल से दरबार का रास्ता बिल्कुल कारपेट लगा हुआ है कि जैसे गुरु जी महाराज अगर समाधि स्थल से उठकर अपनी गद्दी पर विराजमान होने के लिए जाएंगे तो वो स्थिति कैसी होगी, आप खुद इमेजिन करो। और मेरे सामने बिल्कुल वही स्थिति थी। और वहां से मैं हाथ जोड़ते हुए, मेरे आंखों में आंसू झरझर बहते हुए, मैं वहां से सीधे सबको क्रॉस करते हुए कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं जा कैसे रहा हूँ। सारी संगत के हाथ जुड़े हुए हैं और मैं वहां से क्रॉस हो रहा हूँ। मैं सीधे दरबार में गुरु महाराज जी के श्री चरणों में जाकर वहां पे झुका और मैंने मालिक को शुक्रिया कहा। वहां पे फिर से अपनी वो जिस भाव से मैं प्रभु के पास गया था, उस भाव को रख दिए। गुरु जी महाराज 2018 आपके श्री चरणों में समर्पित। कल 2019 है, आप जानो, आपकी रहमत जानो। वहां से उठा, मन में जो सबसे पहला ख्याल आया ये है कि यहाँ तक तो बड़े प्यार से इतने घंटों का रास्ता चंद मिनटों में आ गए। अब फटाफट समोसे प्रसाद लेंगे, चाय प्रसाद लेंगे या घर चले जाएंगे, वहां की सेवा शुरू हो जाएगी। चिंता उस सेवा की ही है। हमें नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है ये, पर चिंता मुझे उस सेवा की थी। वहां से जैसे आगे निकले तो जैसे ही लंगर हॉल में गया तो मैंने देखा, मैं फिर से परेशान। मन का आज तो मंडे है, ये समोसे प्रसाद चाय प्रसाद मिलने थे, अब ये क्या, आज तो लंगर प्रसाद चल रहा है यहाँ पे, यार यहाँ पे टाइम और लग जाएगा। मैं सेवा का क्या करूंगा, फिर वहां पे टाइम लगेगा, मतलब मन में ये सारी बातें चल रही है। उनका शायद स्किप कर लो, ये सोचकर उस पॉइंट पे मैं पहुंच चुका था जहां से या तो आप फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे या लेफ्ट लोगे तो दरबार के बाहर चले जाओगे, लंगर हॉल के बाहर चले जाओगे। जैसे ही उस पॉइंट पे पहुंचा, वहां पे एक संगत जी खड़े कर कि मालिक ने सबको अपनी अपनी सेवा के लिए बिल्कुल सही जगह पे चूज करके भेजा हुआ था। सब पता था प्रभु को। वहां जो सेवादार खड़े थे उन्होंने गाइड किया कि अंकल जी आप ऊपर जाओ। हम ऊपर चले गए। जैसे ही ऊपर गए तो राइट हैंड साइड में जो हॉल है वो आधा हॉल भरा हुआ था। हमें आधे हॉल में बैठना पड़ा और जगह हमें ऐसा मिला कि मैं और रजनी हम आगे आमने सामने बैठ सकते थे। हम बैठे। कभी मैं सत्संग में, मंदिर में, कभी भी मैं फोन यूज नहीं करता, पर उस दिन मैंने फोन निकाल लिया ये कहने के लिए कि उस अंकल को मैं मैसेज कर देता हूँ कि अगले आधे घंटे पौने घंटे में मैं घर मिलूंगा, ऑलरेडी मैं लंगर प्रसाद के लिए बैठा हुआ। ये सोचकर मैंने फोन निकाला मैसेज करने के लिए, पर परमात्मा को पता था, मैसेज भी नहीं टाइप करने दिया। इतने में मैं क्या देखता हूँ, रजनी जी हाथ ऊपर कर रही है। तो मैंने कहा ये हाथ ऊपर ऐसे कैसे कर रही है जैसे कि लंगर प्रसाद आ गया हो। मैंने देखा मेरे राइट हैंड साइड में सच में 2 फीट है। मैंने कहा ये कौन है, मैंने ऊपर देखा तो ये लंगर प्रसाद दे रहे हैं। कहा जय गुरु जी, और करके लंगर प्रसाद लिए मैंने। क्या यार ये क्या हुआ, सबसे पहला लंगर प्रसाद संगत जी हम बीच हॉल में बैठे हैं और हमारे पास आया। हमारे बाद हमारे पड़ोस वाले को मिला।
उसके बाद शुरू हो गए। जब तक हमारा लंगर प्रसाद खत्म होता, हमारे आस-पास नंबर भी नहीं आया। गुरु महाराज जी की कृपा से वहाँ से हम निकले, बाइक लेके घर गए। जैसे ही घर गया तो उनके सामने ही जाकर मैंने बोला, 2:55 पे यहाँ से निकला था, 3:55 हुआ है और मैं आपके सामने हूँ। छूटते ही कहते हैं, चाचू बाहर दरवाजे से ही दर्शन करके आना था, तो हम तो 20 मिनट में आ जाते। आपने तो 1 घंटा लगा दिया। मैंने कहा बाहर दरवाजे से दर्शन करके नहीं आ रहा। मंदिर गए, मालिक की कृपा से समाधि स्थल के दर्शन हुए, दरबार के दर्शन हुए, लंगर प्रसाद लेकर आ रहा हूँ। मैंने कहा चाचू अगर नॉर्मल डे में भी जाओ ना, तो ये 2 से 3 घंटे का रूटीन बनता है। आज के दिन में 6 से 7 घंटे से पहले तो मतलब ही नहीं बनता। आप दरवाजे से मत्था टेक कर आए होगे। मैंने कहा आपको मानना है या नहीं मानना है इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिन्होंने जो कबूल करना था वो कर लिया और संगत जी हम सेवा में लग गए। अब मुझे नहीं पता ये सब क्या हुआ, क्या नहीं, कैसे है, कैसे नहीं। कुछ नहीं पता इस कनेक्शन का कि हो क्या रहा है हमारी लाइफ़ में कुछ भी। गुरु महाराज जी की रहमत संगत जी, कभी उन्होंने पीछे मुड़कर देखने का मौका नहीं दिया और जिस शिद्दत से उन्होंने अपने चरणों में लगाया, मेरी कोई औकात नहीं कि मैं बैठकर प्रभु का नाम एक पल के लिए भी मैं उनमें से नहीं हूँ। गुरु महाराज जी की जब इच्छा होती है, अपने चरणों में बिठा लेते हैं। जो दात बख्श नहीं होते, वो बख्श देते हैं। बैठने की आदत लगवाई परमात्मा ने, उनकी मेहर, उनकी कृपा। कुछ टाइम बाद गुरु जी महाराज से टेलीपैथी दर्शन काफ़ी होता था। बहुत सारी बातें होती थी। उन्हीं बीच में एक वो जो इस सत्संग से रिलेटेड है, वो मैं संगत जी के सामने शेयर करना चाहूँगा। मेरी मम्मी मुझे कहा करती थी कि बेटा गुरु को ही पाना था क्योंकि मेरा दीवानापन ऐसा हो चुका था ना संगत जी कि मेरे घरवालों को सबको सबको पता चल रहा था कि ये हो क्या रहा है। पर सबको पता है कि रास्ता गलत नहीं है तो मुझे कभी किसी ने रोका नहीं। पर मम्मी एक ही बात कहती थी कि बेटा जब गुरु को ही पाना था, तो क्या दुबई में रहकर नहीं पा सकते थे? मैंने कहा मम्मी मैं दुबई में था तो सही, पर मुझे पता भी नहीं था। पर मालिक की कृपा तो वहाँ पे इतनी देर से बरस रही है। तो मैं जहाँ पे भी हूँ, अच्छी जगह पे हूँ और मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। जब तक कि उस वक़्त भी मैं जॉबलेस और बिज़नेस भी स्टार्ट नहीं हुआ था, तब भी मैंने गुरु महाराज जी की कृपा से उन्होंने मेरे से यही वचन कहलवाया कि मैं जैसा भी हूँ मम्मी खुश हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। जो वो कर रहे हैं, उनकी लीला, मुझे कोई परेशानी नहीं है। फिर चूँकि एक बड़ा बेटा, ज़िम्मेदार इंसान होकर घर में इस तरह से बैठे रहते हो, इनकम का कोई रास्ता नहीं है एंड सारे पैसे जाते जा रहे हैं, तो सबको थोड़ी परेशानी होती है। मेरे माँ-बाप भी उन्हीं में से हैं, वो कोई अलग नहीं। तो उस वक़्त बैठे हुए थे, गुरु महाराज जी से बातें शुरू हुई। बातें कहने का मतलब संगत जी, उनकी बातें मेरे कान में आती, मालिक की कृपा। ना मेरी वो पहुँच, ना मेरे मुझ में ऐसी कोई कला, जब मालिक चाहते हैं वो हो जाता है। उनकी कृपा, उनकी रज़ा। उस दिन भी कुछ ऐसा ही था। मैंने बोला कि गुरुजी, क्या मैं दुबई में रहकर आपको नहीं पा सकता था? गुरुजी ने बोला कि पुत्र तेरा वहाँ बुरा वक़्त आ चुका था। रोड एक्सीडेंट में तेरी मौत हुई थी। इसके बाद उन्होंने मुझे एक मेरे आगे ना एक मूवी सी चला दी, जिसमें मैं ये देख रहा हूँ कि एक शेख जायद का रोड का एक हिस्सा है जहाँ पे मैं मेरी कार से एक्सीडेंट हुई है। उस एक्सीडेंट के बाद मैं मर गया। मेरी बॉडी को इंडिया भेजा जा रहा है फ्लाइट से एंड इधर बैक इन इंडिया मेरा पूरा परिवार बिखरा हुआ है। अब क्या? जो मालिक की लीला, जो उन्होंने दिखाया। उसके बाद वो सारी बातें समझ में आ गई कि ये वो पल था जब गुरुजी महाराज ने मुझे जेल में भेजा। अगर वो जेल में मैं नहीं जाता तो वो वही वक़्त था जब मेरा एक्सीडेंट होना था। तो अब संगत जी आप सब थोड़ा-सा पीछे जाओ और सोचो, मैं मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करता था और वहाँ से उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, साइट इंजीनियर होते हैं, ऑपरेशंस मैनेजर होते हैं, सबके पास किसी को याद नहीं रहा कि सुबोध का पास भी बनना है। सब भूले हुए थे। क्लाइंट जिसके साथ में काम कर रहा था,
उनके पास हमारी कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही थे और सबके पास बने हुए थे एक्सेप्ट मी। बाकी जबकि उस जॉब पे मेरा प्लान सबसे पहले गया हुआ था, पर मेरी कोई आईडी, मेरा कोई डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं है। ये कैसे सब भूल गए? क्या ये सब भूले? नहीं। अब हम सब गुरु महाराज जी से जुड़े हुए हैं और हम सबको पता है कि हमारे मालिक कौन है। उनको जो करना होता है वो अपने हिसाब से ही करते हैं और अपने उस सारे सेवक को उस लाइन में खड़ा कर देते हैं जिसके लिए जो मालिक को ताक रखते हैं। उस दिन भी कुछ ऐसा हुआ था। हमारी कंपनी, ऑपरेशन मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, क्लाइंट और तो और वो सीआईडी वाले ऑफिसर तक को भी अपना सेवक बनाकर मेरे रास्ते में, 13 सालों से मैं दुबई में था, कभी मेरे सामने एक सीआईडी नाम की कोई चीज नहीं आई। उस दिन क्यों? सबको अपना सेवक बनाकर सबसे कहते हैं कि मालिक ने अपनी अपनी सेवा करवाई उस दिन पूरी ईमानदारी से। किसी ने कोई रहमत नहीं दिखाई क्योंकि हुक्म मालिक का हो रहा था, कोई क्या करता। एंड इस तरह से गुरु जी महाराज ने अपने इस बेटे की लाज रखी और इसको उस जगह से उठाकर अपने चरणों में बड़े मंदिर में पहुंचा दिया। शुक्राना गुरु जी महाराज। क्या क्या कर रहे थे आप सब कुछ, और हमें लग रहा था कि हमारे जीवन में हो क्या रहा है। उसके बाद गुरु जी महाराज से मैंने ये बोला कि गुरु जी महाराज, उस दिन मंदिर में क्या क्या हुआ था। मेरा इशारा 31st था। उन्होंने बोला, बेटे तेरे पीछे जो वो 3 लोग थे वो ब्रह्मा विष्णु और महेश थे। मैंने कहा गुरु जी, और वो समाधि स्थल? गुरु जी ने कहा था पुत्र मैं सिखा। अब आप सोचो संगत जी, कौन से ऐसे सेवादार इस पूरी कड़ी में हैं जो अपनी इच्छा से अपना काम कर रहे थे? क्या वो कार वाले अंकल जो आकर मेरे आगे रुके? क्या वो आंटी जिन्होंने मुझे बोला कि अंकल आ जाओ तो से अंदर? फिर क्या वो सारे सेवादार जो बड़े मंदिर में जाने का कारण बने? कोई अपनी में नहीं था, सब मालिक के हुक्म सुन रहे थे। और सबसे बड़ी बात जो मालिक ने दात बख्शी, कभी भी सेवादार को पलटकर जवाब नहीं देना और उनके कहे को हमेशा मानना। उनकी बात में रहना, वो उनकी बात को हम नहीं मान रहे। सेवादार कोई नहीं होते हमें कुछ कहने वाले, हुक्म मालिक का होता है, जुबान उसकी होती उनकी होती। शुक्राना गुरु जी महाराज कि आपने ऐसी दात बख्शी कि आपने इन सब वचनों पे चलाने की पूरी पूरी कोशिश करवाई, कभी अपनी बुद्धि चलाने नहीं दिया। तब बुद्धि में आप विराजमान हो जाते थे। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का, आपकी हर एक दात का, हर कृपा का शुक्राना गुरु जी महाराज। बहुत सारी कृपा रही है मालिक की। कृपा में मालिक ने कभी कमी नहीं छोड़ी। बस जो उनके चरणों में रहने का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है वो भी गुरु महाराज जी की कृपा है। मेरा इसमें कोई रोल नहीं संगत जी। जैसा वो चाहते हैं, जब वो चाहते हैं, जो वो चाहते हैं, गुरु महाराज जी की कृपा से जीवन में वही होता है। एंड शुक्राना फॉर एवरीथिंग गुरु जी, शुक्राना शुक्राना रियली फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। शुक्राना फॉर एवरीथिंग। जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी, इतना भी नहीं दिया कि जिसे फालतू में बेकार किया जाए। जो रहमत होती है आपकी, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। उस समय पे वो सब कुछ पूरा करवाते हैं, वो सब कुछ देते हैं। क्या नहीं देते? कभी मंगता न बनाना प्रभु, किसी के दर पे भी नहीं, और अपने दर पे हमेशा सर झुका नीमा बना के रख। शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। थैंक यू सो मच करण अंकल जी। गुरु महाराज जी की कृपा से आज उनके वचन को आपने सही माना और उनके हुक्म को मानते हुए आपने हमें सत्संग शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त कराया। बुलावा मालिक का था, जरिया आप सबको बनाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। थैंक यू सो मच अंकल वंस अगेन। जय गुरु जी। एंड आप सभी सात संगत जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम कि आप सब ने अपना बेशकीमती समय निकाल कर गुरु महाराज जी के चरणों में उनके इस बेटे से ये दात सुनी। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज।